हेलो फ्रेंड्स, मैं सी आरसी शर्मा, चेयरमैन बीएसआई जयपुर। और मैं आज आप लोगों को मिलवाने वाला हूँ सीए इंटरमीडिएट दिसंबर 21 में ऑल इंडिया 33rd रैंक लाने वाले चिराग बंका, जिन्होंने 800 में से 610 मार्क्स अचीव करे हैं। हाँ चिराग, कैसा लगा आपको रैंक देख के? थैंक यू सर। रैंक देख के तो ओवरजॉयड था, बट रैंक से पहले जब मैंने मार्क्स देखे तो फुल टोटल मार्क्स देखे, एक एक करके सारे सब्जेक्ट का देखा मैंने। एंड देन सबसे पहले पापा टेरेस पे थे तो उनको बताने गया, उसके बाद पूरी फैमिली को बताया तो हम लोग बहुत खुश थे। तो आधी इन्फॉर्मेशन दी पहले आपने, पास हो गया मैं। हाँ। और रैंक की इन्फॉर्मेशन कब दी फिर? नहीं, रैंक का भी फिर जैसे मैंने मार्क्स देखा तो रैंक साथ में देख दिया था और फिर सब साथ में बताया। अच्छा, सब साथ में दिखाया, बताया था कि क्या है क्या नहीं है। तो पेरेंट्स को कैसा लगा? पेरेंट्स बहुत खुश थे, मम्मी बहुत खुश थी, पापा भी बहुत ज़्यादा खुश थे। वो रिजल्ट के टाइम पे टेरेस पे थे, सबसे पहले मैं उनको बताने गया था ऊपर, तो उसके बाद से तो बहुत अच्छा। उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंस फीलिंग हो रही है? हाँ, मतलब आजकल से सबके कॉल वॉल आ रहे हैं, सब दोस्तों को बताया, रिलेटिव्स को, तो सब लोग बहुत खुश हैं रिजल्ट। सब बहुत खुश है। चलो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप रैंक लाए हो तो बहुत अच्छी बड़ी उपलब्धि है ये। और आगे भी आपको इस चीज़ का मोटिवेशन रहेगा कि मैं रैंक हूँ तो आगे भी मेरी रैंक आए। अच्छा, आप लोगों का स्टडी पैटर्न क्या था? किस तरीके से आपने स्टडी करी है, कौन सी बुक्स काम में ली है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके जूनियर्स को उसका बेनिफिट मिले। और लास्ट में आप अपने जूनियर्स को गाइडेंस भी देंगे किस तरीके से आपको वर्किंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले बताओ कि आपने बुक्स क्या पढ़ी? बुक्स तो सर मैंने आईसीआई का स्टडी मटेरियल फॉलो करा था, तो स्टडी मटेरियल में मैं मार्क कर लेता था, साइड में जगह होगी थी वहाँ पे मैं लिख लेता था जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके साथ जैसे एक बार स्टडी मटेरियल के साथ मैंने आरटीपी एफटीपी भी करा, उसके अंदर भी जो भी इंपॉर्टेंट है वहीं पे मार्क कर दिया है, उसी को फिर बार बार रिवाइज करना है। अच्छा, इसके अलावा आपने जब आपका कोर्स चल रहा था, कोचिंग चल रही थी, उस समय आपने किस तरीके से स्टडी करी? सर उस समय मैं ज़्यादा थोड़ा सा थ्योरी की तरफ थोड़ा ध्यान देता था, बिकॉज थ्योरी मैंने स्टार्टिंग में करना सोचा क्योंकि कंसेप्चुअली अगर मुझे आता है तो फिर मैं एंड में उसको अच्छे से करके फिर मार्क्स लगाऊंगा। तो हर रोज़ आधा घंटा 1 घंटा थ्योरी, एंड देन जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जो भी होमवर्क मिला है, जो भी रिवाइज करना है, वो साथ साथ करना है। तो आपकी 8 घंटे क्लास चलती थी, 8 आवर्स क्लासेस थी। 8 आवर्स के बाद में कितना टाइम लगता था आपको रिवाइज करने में? अराउंड सर 3 to 4 आवर्स में सब चीज़ हो जाता था। 3 to 4 आवर्स में सब रिवाइज हो जाता था। तो थियोरेटिकल सब्जेक्ट को पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आई आपको? नहीं सर, थ्योरी जैसे मैंने बताया मैंने स्टार्टिंग से ही करा था और मैंने कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा ध्यान दिया, उसके बाद मैंने चीज़ों को लर्न करना स्टार्ट करा था, तो मेरे लिए उस टाइम से काफ़ी आसान हो गया। बिल्कुल सही है। वैसे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप होती है, को रट नहीं सकता कोई भी सब्जेक्ट को। जो कई लोगों में कंफ्यूजन होता है कि सब थ्योरी को रट लेते हैं जी। तो किसी चीज़ को रट नहीं सकते हैं। केवल कंसेप्ट क्लियर होगी तो किसी भी तरीके की थ्योरी आएगी तो आप लिख दोगे। और जिस समय आपका कोर्स कंप्लीट हो गया था, क्लासेस कंप्लीट हो गई थी, और उसके बाद का जो टाइम था, लगभग 5 मंथ्स का टाइम आपको मिला था रिवाइज करने के लिए, उस पीरियड में आपने किस तरीके से प्लानिंग करी? तो उसमें तो जो बीएसआई के मॉक टेस्ट है मैं उसी के अकॉर्डिंग करता था। अगर जितना टाइम मिला उसमें एक सब्जेक्ट को उठाया, सब चीज़ अच्छे से कंप्लीट करा, एंड धीरे धीरे जैसे मॉक टेस्ट आगे बढ़े तो मॉक टेस्ट के बीच में जो ड्यूरेशन था वो कम होता जाता था, तो उसी के अकॉर्डिंग रिवाइज करके हम उसी को फॉलो करा। और उस पीरियड में आपका रिवीजन हो जाता था उसका? जी, आराम से। और वही मॉड्यूल और आरटीपी एमटीपी रिवाइज कर लेते थे उस पीरियड में। अच्छा, जब एग्जाम का टाइम होता है तो एग्जाम में 1.5 डे का टाइम लेता है, तो 1.5 डे के टाइम में किस तरीके से स्टडी करी आपने? 1.5 डे का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि उस 1.5 डे को आप कैसे यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने जो थ्योरी सब्जेक्ट्स थे उसको 1 डे पहले एक बार फिर से करा, एंड एग्जाम के दिन एक और बार अपने जो शॉर्ट नोट्स थे उससे फिर से करके गया था। तो इन नक्शल वो 2 बार हो गया था एक दिन के अंदर। ये 1.5 डे में 2 बार रिविजन कर लिया आपने, तो 2 बार रिविजन करने के बाद तो फिर एग्जाम में याद आएगा, फिर तो कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, एग्जाम में कभी स्ट्रेस हुआ? एग्जाम में पेपर देने गए और वहाँ लगा टफ पेपर आया है कोई, जैसे टेक्स्ट का पेपर थोड़ा सा बच्चे बता रहे थे टफ है, तो कभी स्ट्रेस हुआ क्या? और स्ट्रेस हुआ तो कैसे मैनेज किया? नहीं सर, एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी थी कि जो टफ पेपर है वो मेरे लिए भी है और सबके लिए है। तो मैंने ये सोचा था कि अगर टफ पेपर आएगा तो अपना बेस्ट देना, एंड एट द सेम टाइम अगर इजी पेपर आता है तो कैपिटलाइज करना, बिकॉज हर पेपर इजी नहीं होने वाला, हर पेपर टफ नहीं होने वाला। तो सबके लिए सेम पेपर आया तो उसी के अकॉर्डिंग अपना बेस्ट देना, और स्ट्रेस लेने का कोई पॉइंट नहीं है इसके अंदर। तो वहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं हुआ आपको? बिल्कुल फ्री माइंड से? जी। यार थोड़ा कभी प्रेशर तो आया होगा, थोड़ा बहुत नहीं आया? नहीं सर, प्रेशर पार्ट एंड पार्सल है गेम का, बट उसको ऐसा अच्छे तरीके से मैनेज कर दिया उसको, तो बहुत अच्छा है। क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि एग्जाम में कितना भी टफ पेपर आए, स्ट्रेस में नहीं आना, और शांति से आप इजी से स्टार्ट करेंगे तो पूरा पेपर करने की पोजीशन में आ जाते हैं। और जैसे काफ़ी कुछ पेपर, मोर देन 50% पेपर कवर हो जाता है, तो फिर बाद में वैसे ही माइंड खुल जाता है, सब चीज़ आने लग जाती है। आप अपने जूनियर्स को क्या ओपिनियन देना चाहेंगे
कि किस तरीके से क्या कौन से बुक्स पढ़नी चाहिए और कैसे वर्किंग करनी चाहिए? जूनियर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये रहेगा कि कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अगर आप 8 मंथ्स कर रहे हैं तो थ्रू आउट द 8 मंथ्स कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करना है। आईसीए का स्टडी मटेरियल पास्ट ईयर आरटीपी एमटीपी मोर देन इनफ है, उसी को बार बार करना है। एंड जो 3 घंटे का एग्जाम देना है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मतलब जो थ्योरी सब्जेक्ट्स है उसके अंदर जब भी आंसर लिखें तो रेपिटेशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इरेलेवेंट चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए और जनरलाइज आंसर नहीं होना, स्पेसिफिक टू द पॉइंट आंसर लिखना चाहिए। और प्रैक्टिकल में भी अपना जो प्रेजेंटेशन है वो सब देख कर आंसर लिखना चाहिए। ये सोशल मीडिया पे कितना टाइम लगना चाहिए ये बताओ थोड़ा। सोशल मीडिया तो जब मैंने स्टार्ट करा था अपने प्रिपरेशन तब मैं यूज़ करता था, बट जब मेरे क्लासेस खत्म हो गए, एग्जाम में 3-4 महीने बचा था, तो मैंने एकदम यूज़ करना बंद कर दिया था। बिकॉज इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है चाहे एग्जाम्स के लिए हो, और उसके अलावा भी टाइम वेस्ट का एक सोर्स है बहुत बड़ा। अननेसेसरी सब अपने अपने ओपिनियन देते हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है क्या करना है क्या नहीं करना, तो ऐसे से दूर रहना चाहिए। अच्छा, एग्जाम के बारे में डर है कि टफ एग्जाम होती है सीए की, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सर टफ एग्जाम जनरली इसको बोलना सही नहीं है। मतलब एक एग्जाम है, उसके कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स है, वो रिक्वायरमेंट्स पूरे करने चाहिए, कंसिस्टेंटली और डेडिकेशन देना चाहिए एग्जाम को जो वो रिक्वायर करता है। और फिर अगर कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम को क्लियर करने में। तो स्टूडेंट्स को घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल फ्री माइंड से अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेंगे। एक शेड्यूल बना के प्रॉपर टाइम में अगर अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, प्रॉपर टाइम में रिवीजन कर लेंगे। आपने कितने टाइम डिवाइड किया? तो मेरा रिवीजन अराउंड 4 टाइम्स हो गया था। 4 टाइम रिवीजन, मतलब 4 to 5 टाइम रिवीजन कर लेंगे तो एग्जाम में कहीं भी स्ट्रेस नहीं आने वाला, वो आराम से निकलेगा और रैंक के साथ निकलेगा। थैंक यू चिराग फॉर योर वैल्यूएबल सजेशंस टू योर जूनियर्स। थैंक यू।